हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। तो आज बहुत टाइम बाद फाइनली हिस्ट्री का लास्ट चैप्टर आपके सिलेबस के लिए, क्योंकि 30% जो डिलीट हो गया है और उसमें कुछ नहीं रह गया। एक और चैप्टर नेशनल ईस्ट इंडिया लेकर के हम आपके सामने हैं और इसके साथ ही हमारा एसएसटी का पूरा सिलेबस फिनिश हो जाएगा। बस उसके बाद फिर हम इसके नोट्स और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चन आर लेकर के फिर कुछ और नए वीडियोस बना करके अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो नेशनल ईस्ट इंडिया शुरू करते हैं अपना चैप्टर। इन इंडिया देखो, फर्स्ट चैप्टर जैसे हमने पढ़ाया था यूरोप, नेशनलिज्म इन यूरोप। नेशनलिज्म शुरू हुआ था यूरोप से। और जैसे एक डिसीज होती है ना, अगर बॉडी के किसी एक पार्ट में हो जाती है तो वो पूरी बॉडी को धीरे धीरे करके इसे रिकवर कर लेती है, या कह सकते हैं इन्फेक्ट कर सकती है। सेम हुआ था। रिवॉल्यूशन फ्रांस में आया था और फ्रांस से होते होते वो पूरे यूरोप में फैला था ना, है ना। नेशनलिज्म हमने पढ़ा, आपने देखा, समझा यूरोप में कैसे कैसे हुआ था ना। बस वही सेम क्या हुआ, धीरे धीरे अब वो इंडिया में आया था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था वहाँ पे 1914 टू 1919 तक चला था। ठीक है, ऐसा नहीं है कि इससे पहले इंडिया में कभी भी नेशनलिज्म की फीलिंग नहीं आई थी। अच्छा, और बात बताते हैं, पुराना चलते हैं। इंडिया में नेशनलिज्म की फीलिंग क्यों आई भाई? एक और क्वेश्चन। क्योंकि इंडिया ब्रिटिशर्स के अधीन था, है ना। ब्रिटिशर्स आए थे, ईस्ट इंडिया कंपनी को लेकर के आए थे और धीरे धीरे उन्होंने पूरे इंडिया पर अपना कब्जा कर लिया था। ठीक है, ये तो पुरानी बात रही। आपके जो हिस्ट्री में, यानी कि आपके जो चैप्टर में वो पोर्शन है, वो उस टाइम का है जब यहाँ के लोगों के मन में नेशनलिज्म की फीलिंग आई कि नहीं, अब हमको यहाँ से इनसे हमें अब क्या चाहिए, आज़ादी चाहिए और हमारा भी जो पूरी कंट्री है वो एक नेशन वाइड कंट्री बन जानी चाहिए। ठीक है, तो ये नेशनलिज्म की फीलिंग शुरू हुई कब? जब फर्स्ट वर्ल्ड वार 1914 टू 1919 चला था ना, तो 1919 में, है ना। इससे पहले जो सबसे पहले अपने यहाँ हुआ था वो हुआ था 1857 में, मंगल पांडे ने किया था, है ना। अगर हैव यू सीन द मूवी ऑफ मंगल पांडे? नहीं देखिए तो देखें जरूर। इस टाइप की जो भी आपकी जो हिस्टोरिकल मूवीज होती है ना, देखा करें, बहुत नॉलेज मिलती है हमको उस चीज़ से। ठीक है, उन्होंने किया, बहुत अच्छे लेवल पे पहुंचा है, लेकिन वो सप्रेस कर दिया गया था, है ना। क्यों? क्योंकि यूनाइटेड नहीं था, एकजुट नहीं थे भाई। कुछ भी तो हमारे पास मीन्स नहीं था एकजुट होने का, तो फिर वो सप्रेस कर दिया गया था। ठीक है, अच्छा, अब हम आते हैं, हम यहाँ पर इस पॉइंट पर आ जाते हैं कि फर्स्ट वर्ल्ड वार जब हो रहा था 1919 में, मैंने 1914 टू 1919 मैंने हो रहा था, उसके बाद जो उसके इम्पैक्ट्स आए थे, क्योंकि किसी चीज़ के होने के बाद में, कोई बीमारी होने के बाद में उसके जो इम्पैक्ट आते हैं, जैसे कोविड है, कोविड आ गया, आने के बाद में अब हमको समझ में आ रहा है ना कि इसके इम्पैक्ट हमारी इकोनॉमी पे कितने खराब आए हैं, हम लोगों को कितनी प्रॉब्लम का फेस करना पड़ रहा है इस टाइम पे, है ना। तो उसके बाद उसके इम्पैक्ट आ रहे थे। सेम 1919 में जब वो ख़त्म होने को था, 1919 तक चला था, तो उसके इम्पैक्ट्स क्या आ रहे थे निकल निकल के, क्या इम्प्लीकेशंस थे? इकोनॉमिक एंड पॉलिटिकल सिचुएशन बहुत ज़्यादा खराब हो गई थी, बहुत ख़राब थी। इकोनॉमिक कंडीशन खराब थी और पॉलिटिकल तो पूरा का पूरा ब्रिटिशर्स के हाथ में था। हम यहाँ इंडिया की बात कर रहे हैं, इस चैप्टर में हम पूरी इंडिया की बात करेंगे। इंक्रीज इन डिफेंस एक्सपेंडिचर, वॉर हो रहा था ना, वॉर के टाइम में तो क्या हुआ था, डिफेंस के खर्चे बढ़ गए थे, है ना। डिफेंस पर होने वाले खर्चे बढ़ गए थे। डिफेंस समझ रहे हैं? फॉर डिफेंस एक्सपेंडिचर फॉर लोन एंड टैक्सेस आर इंक्रीज्ड। अब डिफेंस के खर्चों के लिए हमने क्या लिया, वॉर लोन लेना स्टार्ट किया था। वॉर के लिए जो लोन लिया जाता है उसको लेना स्टार्ट कर दिया था। और क्या किया भाई, खर्चा कैसे पूरा करेगी गवर्नमेंट, इतना जो खर्चा आ रहा है, तो किसने क्या किया, टैक्सेस को बढ़ा दिया, टैक्सेस को रेज कर दिया, और कस्टम ड्यूटी को लगा दिया। इनकम टैक्स भी इंट्रोड्यूस इसी टाइम पे हुआ था। इससे पहले इनकम टैक्स कुछ नहीं लगाया जाता था। इनकम टैक्स इंट्रोड्यूस इसी टाइम पे हुआ था जब गवर्नमेंट को पैसों की जरूरत हुई, तो उन्होंने कहा इस तरीके से लोगों से हम पैसों को ले सकते हैं, है ना। क्योंकि ज़्यादातर खर्चा किस पे हो रहा था, वॉर के एक्सपेंडिचर पर खर्चा हो रहा था हमारा सारा, क्योंकि वर्ल्ड वार था ना। तो भाई आपको भी ऐसा नहीं है भाई, इंडिया डायरेक्टली नहीं तो इनडायरेक्टली उसमें साथ में था। भाई आप डायरेक्टली पड़ोसी के साथ लड़ने नहीं जा रहे, लेकिन आप उसको उकसा तो रहे हो। आपने कहा ठीक है तू लड़, मैं हूं ना तेरे साथ,
तो आप उसे किसी न किसी तरीके से हेल्प कर रहे हो ना, बस वही था इंडिया के साथ। इंडिया डायरेक्टली नहीं था, इनडायरेक्टली था, है ना। यहाँ से वेपन्स जा रहे हैं, यहाँ से क्या, देखो एक आगे चीज बताते हैं, फोर्स रिक्रूटमेंट फ्रॉम रूरल एरियाज, फोर्स रिक्रूटमेंट, रूरल एरिया से जबरदस्ती फोर्स में लोगों को भर्ती करवाया जाता था। रूरल एरिया से कौन करता था? ब्रिटिशर्स करते थे। किन लोगों को करते थे? इंडियन को करते थे। रूरल एरियाज के गांव के लोगों को जबरदस्ती उनको फोर्स में ढकेला जाता था। फोर्स में जाएंगे, लड़ेंगे, और लड़ेंगे तो मर जाएंगे, उनका कुछ नहीं जाएगा। समझ रहे हैं? दिस मेड वाइड स्प्रेड एंगर। अब इस बात से यहाँ पर बहुत ज़्यादा, इस बात का यहाँ पर मतलब लोगों में गुस्सा इसी बात का बहुत ज़्यादा हो गया। किस बात का? कि ज़बरदस्ती हमारे लोगों को फोर्स में डाला जा रहा है, उसमें रिक्रूटमेंट उनका लिया जा रहा है। अब क्या हुआ? एक तो ये मुसीबत, ऊपर से फेलियर ऑफ क्रॉप्स एंड शॉर्टेज ऑफ फूड। अब जब सब लोग वहाँ जा रहे थे, सारे के सारे लोग वहाँ एंगेज हैं, पैसा है नहीं, ऊपर से बारिश, क्योंकि सारी जो क्रॉप्स थी, हम लोग किस पर डिपेंड करते थे? हम लोग डिपेंड करते थे मानसून पर। मानसून नहीं था तो क्रॉप कैसी हो गई? फेल हो गई, खाने की शॉर्टेज हो गई। खाने की शॉर्टेज को हम कहते हैं फेमाइन। फेमाइन मीन्स अकाल पड़ना, अकाल पड़ गया, ठीक है। अकाल पड़ने और अकाल के बाद एक और आ गया। अब ये क्या हुआ? इन्फ्लुएंजा एपिडेमिक आ गई, है ना। मिलियंस ऑफ पीपल इसमें मर गए। इन्फ्लुएंजा, जैसे इन्फ्लुएंजा अगर हम कह सकते हैं तो ये कोल्ड से रिलेटेड एक डिसीज़ होती है इन्फ्लुएंजा। वो यहाँ पर एपिडेमिक जानते हैं ना, एक ही कम्युनिटी में और एक एरिया में बहुत सारे लोगों को इकट्ठा हो जाना, उसे कहते हैं हम एपिडेमिक। पेंडेमिक जैसे कोविड है, कोविड ने क्या किया? कोविड ने पूरे वर्ल्ड को अपने कब्जे में लिया, तो उसे कहते हैं पेंडेमिक, ठीक है ना। और इसको क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं एपिडेमिक। समझ गए? चलो, और इसकी वजह से क्या हुआ था? यहाँ पर प्राइसेस आर डबल्ड बिटवीन 1918 टू 1990। भाई जब है ही नहीं सामान, प्रोडक्शन ही नहीं है हमारे पास किसी भी तरीके का, तो क्या हुआ था? प्राइसेस बहुत ज़्यादा बढ़ते चले जा रहे थे। खाने की शॉर्टेज थी, अकाल पड़ गया था और लोग भूख से मरने लगे थे। तो एक तरीके का अगर हम यहाँ पे कह सकते हैं तो नेशनलिज्म की मतलब अंदर लोग, एक तो वैसे भी खाना नहीं, पास में कुछ भी नहीं, चीज़ें इतनी महंगी हो रही हैं, तो एक तो वो एंगर तो हमारे अंदर आ गया था कि भाई अब हमें इस सब चीज़ों से आज़ादी चाहिए। लोगों को ये लगने लगा था कि शायद कभी उनकी इस मुसीबतों का कभी तो अंत आएगा, कोई तो ऐसा एक पर्सन आएगा जो उन्हें इस प्रॉब्लम से, जो इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम उनके सामने आ रही थी, उन प्रॉब्लम से उनको छुटकारा दिलाएगा। ठीक है, चलते हैं आगे। अब क्या हुआ? देखो, द आइडिया ऑफ सत्याग्रह पे चलते हैं हम, है ना। गांधी जी गए थे यहाँ से पढ़ने के लिए बाहर, साउथ अफ्रीका, है ना, लॉ के लिए गए थे, और वो वहाँ पढ़े, लेकिन उनके साथ एक इंसिडेंस हो गया था, ट्रेन के डिब्बे से उनको उतार दिया गया था। रेसिस्ट, है ना, वो गोरे और काले का जो भेद होता है वो किया गया था। तो उनके मन में बहुत ज़्यादा, उन्होंने वहाँ पे भी मूवमेंट किया था। महात्मा गांधी रिटर्न टू इंडिया फ्रॉम साउथ अफ्रीका, जनवरी में आए थे। लेकिन साउथ अफ्रीका में क्या हुआ था? इन साउथ अफ्रीका गांधी जी फॉर द रेसिस्ट रिजाइम विद अ यूनिक मेथड ऑफ मास एजिटेशन कॉल्ड सत्याग्रह। ठीक है, जो उनके साथ हुआ वो चुप नहीं बैठे थे महात्मा गांधी। वहाँ पे भी उन्होंने क्या किया था? वहाँ पे भी उन्होंने मूवमेंट किया था, है ना। उसके खिलाफ उसे उन्होंने क्या कहा था? उन्होंने कहा था वो सत्याग्रह मीन्स सत्य प्लस आग्रह, सत्य के लिए आग्रह किया गया था। तो सत्य के लिए आग्रह किया गया था, तो उन्होंने, महात्मा गांधी जैसे वो मानते थे ना, ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस, पावर ऑफ ट्रुथ एंड नॉन वायलेंस। उन्होंने कहा था सच और अहिंसा, सत्य और अहिंसा, ये दो बहुत पावरफुल हमारे पास वेपन्स होते हैं, जिसके थ्रू हम कुछ भी ऐसा काम जो गलत हो रहा है उसके अगेंस्ट हम इससे और जीत हासिल कर सकते हैं। ऐसा महात्मा गांधी को पूरा भरोसा था। वो कहते वायलेंस से कुछ नहीं मिलेगा, हिंसा से कुछ नहीं मिलेगा, आप अहिंसावादी इस रास्ते को अपनाएं, जहाँ पर हम किसी को नहीं मारेंगे लेकिन अपनी बात को भी दूसरे के सामने रख देंगे और डेफिनेटली जीत हमारी ही होगी। और साउथ अफ्रीका में ऐसा ही हुआ। साउथ अफ्रीका में ट्रुथ और नॉन वायलेंस से उन्होंने जो मूवमेंट वहाँ पर किया सत्याग्रह, वहाँ पर उनको पूरी तरीके से जीत हासिल हो गई थी। उसी जीत के साथ, उसी खुशी के साथ और उसी एक पार के साथ वो इंडिया में वापस आए 1915 में। और जब इंडिया में आने के बाद जो उन्होंने इंडिया की दशा देखी और फिर ये जो सब कुछ हो गया था 1919 तक, है ना, उसके बाद गांधी जी ने कहा नहीं, इंडिया में भी अब चेंजेस
आएंगे। उनके दिमाग में ये बात शुरू हो गई कि अब इंडिया को यहाँ ब्रिटिशर से मुक्ति दिलानी ही पड़ेगी। तो उन्होंने उस सत्याग्रह के थ्रू यहाँ पर उस टाइम पे 3 मूवमेंट कराए। सत्याग्रह के थ्रू 3 मूवमेंट आए, 1916 में, देन 17 में और देन 18 में। 3 मूवमेंट्स उन्होंने किए। 16 में क्या किया था उन्होंने, चंपारण बिहार में अगेंस्ट ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम। यहाँ पे जो भी पीसेंट्स थे ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम के अगेंस्ट में उन्होंने, ऑपरेसिव प्लांटेशन सिस्टम क्या था, एक्चुअली क्या था ना, जो ब्रिटिशर्स थे प्लांटेशन जबरदस्ती कराना चाहते थे। जैसे इंडिगो की खेती कराते थे, इंडिगो अफीम की खेती कराते थे, है ना। उससे क्या होता था भाई, उनको तो क्या था, अफीम जो काम आता था ना वो कपड़ों को डाई करने के में काम आता था। तो और उस टाइम पे कॉटन की इंडस्ट्री हमारे यहाँ बहुत बढ़िया थी। तो कॉटन और इंडिगो 2 चीज़ होगा, कॉटन और इंडिगो। इंडिगो कॉटन तो ठीक है, लेकिन इंडिगो को उगाने से क्या होता था कि जो ज़मीन थी, लैंड, उसकी फर्टिलिटी एक टाइम के बाद ख़त्म हो जाती थी। तो फार्मर्स नहीं चाहते थे कि वो इंडिगो उगाएं। फार्मर चाहते थे कि अगर वो ऐसी कोई क्रॉप उगा लेते जिसे वो खा भी सकते हों तो पेट भर जाएगा, है ना। लेकिन उसके अगेंस्ट गांधी जी ने यहाँ पर पहली बार मूवमेंट किया था, जिसे चंपारण बिहार में किया गया था। समझ गए, है ना। यहाँ के लोगों ने बुलाया था उनको। 17 में ये खेड़ा गुजरात में है, खेड़ा गुजरात में है। डिमांडेड रिलैक्सेशन इन रिवेन्यू कलेक्शन। रिवेन्यू मन जो लगान लिया जाता था, लगान मूवी देख लेना, जो आमिर खान की मूवी आई थी, समझ में आ जाएगा। माने क्रॉप फेलियर होने के बाद भी, बारिश नहीं हुई, कुछ नहीं हुआ, क्रॉप फेल हो गई, फिर भी सरकार को क्या चाहिए था, रिवेन्यू यानी कि टैक्स उनको चाहिए ही चाहिए था, है ना। तो यहाँ पर रिवेन्यू के रिलैक्सेशन के लिए उन्होंने यहाँ पर क्या किया था, एक मूवमेंट उन्होंने सत्याग्रह को किया था। उसके लिए उन्होंने गांधी जी को बुलाया था। कहाँ पर है ये, खेड़ा गुजरात की बात है, समझ गए। जो भी उनका जमींदार था, लैंड ओनर जो होते थे, लैंडलॉर्ड होते थे, वो उनसे क्या लेते थे, टैक्स लेते थे। भले ही आपकी क्रॉप फेल हो गई हो, उससे उन्हें कोई मतलब नहीं था, उन्हें देना है। तो टैक्स के लिए, टैक्स से बचने के लिए, रेवेन्यू नहीं देना, उनको लगान नहीं देना, उसके लिए उन्होंने मूवमेंट किया था गांधी जी के साथ। 17 देन 18 में क्या हुआ था, 18 में हुआ था, 1918 में अहमदाबाद में हुआ था, गुजरात में, इन सपोर्ट ऑफ कॉटन मिल वर्कर। यहाँ पर कॉटन के मिल, जो कॉटन मिल थी, उसके जो वर्कर्स थे, उनको, उनका जो ओनर था वो काफ़ी परेशान करता था। तो कॉटन मिल वर्कर्स को वेजेस, उनकी रेट को बढ़ाने के लिए यहाँ पर भी एक मूवमेंट हुआ था, जिसमें गांधी जी को बुलाया गया था। गांधी जी ने उनका सपोर्ट किया था, समझ गए। इस तरीके से ये सत्याग्रह मूवमेंट ने 3 पार्ट में यहाँ पर अपना काम किया, 16 में, 17 में, देन 18 में। आगे चलते हैं। गांधी जी को थोड़ा सा इससे क्या मिला, एक पार आती है ना अंदर से कि हाँ हम कर सकते हैं, हम कर सकते हैं। आगे क्या हुआ, क्या ये सत्याग्रह हमेशा गांधी जी का साथ दिया, या इसमें भी कोई दिक्कत आई थी आगे जाकर के। चलते हैं, आगे बढ़ती है ना। तीनों मूवमेंट में गांधी जी को काफ़ी सक्सेसफुल रहे थे वो तीनों, 17, 18 एंड 19 में। जब हमें सक्सेस मिलती है तो डेफिनेटली एक कॉन्फिडेंस लेवल हमारे अंदर बढ़ता है, वही गांधी जी के साथ था। उनको लग रहा था कि अब यहाँ से हम एक बहुत बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं। क्या हुआ तब, एक रॉलेट एक्ट आया था, समझ लीजिए स्टार्टिंग यहीं से हो गई थी, रॉलेट एक्ट। अब ये रॉलेट एक्ट क्या था, ये 1919 में आया था, है ना। इस रॉलेट एक्ट ये किसने पास किया था, बाय इंपीरियल लेजिस्लेटिव काउंसिल ने इसको पास, बहुत हरीडली, बहुत जल्दी में इसको पास कर दिया गया था, है ना। जबकि इसका पोजीशन किया गया था कि ये एक्ट नहीं आना चाहिए, उसके बावजूद भी इस काउंसिल ने इस एक्ट को इंडिया में एप्लीकेबल करा दिया। बहुत लोगों ने मना किया, अपोजिशन हुआ। इस एक्ट में था क्या, क्यों लोग इसका अपोजिशन कर रहे थे, है ना। ये एक्ट था, क्या कह रहे थे इस एक्ट में, द एक्ट गेव द गवर्नमेंट एनमरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज and allowed detention to political prisoner without trial for 2 years। गवर्नमेंट को एनमरस पावर दे दी, ठीक है, एक्टिविटीज के लिए। और क्या किया, आपको बिना किसी बात के, वो चाहे कि अगर थोड़ा भी उनको लगेगा कि भाई सस्पेक्टेड है, उठा करके आपको जेल में बंद कर देंगे 2 साल के लिए, समझ रहे हैं, है ना। आप कोई भी एक्टिविटी नहीं कर सकते, आप ग्रुप बना के खड़े नहीं हो सकते, 2 या 2 से ज़्यादा लोगों का ग्रुप नहीं बन सकता है। इस टाइप की एक्टिविटीज़ वहाँ उसमें कर दी गई। गवर्नमेंट को सारी पावर उठाकर किसको दे दी गई थी, गवर्नमेंट को दे दी एनमरस पावर टू रिप्रेस पॉलिटिकल एक्टिविटीज़, की अपनी वो पॉलिटिकल एक्टिविटीज़ को रिप्रेस कर सकते थे, कह सकते थे लोगों से,
समझ गए, है ना, गलत है ना। अगर हम कुछ नहीं कर रहे हैं तो हमें जेल में क्यों बंद किया जा रहा है, ले, और वो भी बिना किसी बात के 2 साल के लिए, अननेसेसरी, है ना। इस बात का अब यहाँ पर क्या हुआ, तो गांधी जी लॉन्च, इसके लिए गांधी जी ने एक नॉन वायलेंट सिविल डिसोबीडियंट मूवमेंट लॉन्च कर दिया था, स्टार्टिंग विद हाटर से। हाटर मानो बहुत सॉरोफुल जो चीज़ें होती हैं, जो दिल से जिसमें दुख होता है, उससे उन्होंने उसको स्टार्ट कर दिया कि नहीं भाई ये तो बहुत गलत है, ये जो हो रहा है ये बहुत गलत है। तो एक बहुत बोझिले मन के साथ गांधी जी ने इस बात को और इसको शुरू किया। शुरू हुआ मूवमेंट, है ना। अब जब मूवमेंट शुरू होगा तो फिर क्या होगा, रिजल्ट्स तो उसके निकलने आएंगे ही आएंगे, है ना। अब रिजल्ट्स क्या आए निकल करके, कॉन्सिक्वेंसेस। रैलीज वर ऑर्गेनाइज्ड इन डिफरेंट सिटीज, डिफरेंट सिटी में उसके अगेंस्ट में रैली निकलनी स्टार्ट हो गई। वर्कर्स वेंट ऑन स्ट्राइक ऑन रेलवे वर्कशॉप, रेलवे वर्कशॉप पर जो लोग काम करते थे उन्होंने स्ट्राइक कर दी, शॉप बंद कर दिए। कम्युनिकेशन था जो रेलवे और टेलीग्राफ का, उसे डिस्टर्ब यानी कि वो खत्म हो गया। जैसे ही कम्युनिकेशन खत्म हुआ, समझ लो ब्रिटिशर्स का जो इतना बड़ा यहाँ बिजनेस चल रहा था, उनका जो ट्रेड था वो यहाँ पर स्टॉप होने लगा, उन्हें बहुत प्रॉब्लम होने लगी। इस बात से वो बहुत बुरी तरीके से इरिटेट हो गए कि उन लोगों ने कम्युनिकेशन आपने हमारा ख़त्म कर दिया। तो इसलिए उन्होंने फिर क्या किया, उन्होंने लोकल लीडर्स पिकअप फ्रॉम अमृतसर के जो लोकल लीडर्स थे इंडियन, उन सबको उठा उठा के जेल में बंद कर दिया। जेल भरो आंदोलन चल रहा था, समझ लीजिए, ठीक है। महात्मा गांधी को दिल्ली में एंटर करने से रोक दिया गया कि आप दिल्ली में तो आपकी एंट्री है ही नहीं, ठीक है, क्योंकि उनको पता था महात्मा गांधी की वजह से ये सब कुछ हो रहा है। और क्या किया, अटैक ऑन बैंक्स, बैंक पर अटैक हो रहे थे, पोस्ट ऑफिस पर अटैक हो रहे थे, रेलवे स्टेशन पर अटैक कर रहे थे। कौन कर रहे थे, ये रैली वैली वाले लोग थे ना, ये लोग जो सारे जितने क्रांतिकारी, वो सारे ये लोग ये काम करने लगे। तो इस बात से बहुत ज़्यादा नाराज होकर के ब्रिटिशर्स ने मार्शल लॉ पास करा दिया। मार्शल लॉ क्या होता है, मार्शल लॉ में क्या होता है कि यहाँ पर आपकी पुलिस है, पुलिस के बाद भी सारी पार हम किसको दे देंगे, सारी पार हम दे देंगे यहाँ की मिलिट्री को, आर्मी को, ठीक है, कि वो अपने तरीके से इस सिचुएशन को अब हैंडल करेगी। उसे कहते हैं मार्शल लॉ, है। सारे इंसिडेंट्स एक दूसरे से रिलेट है भाई। उन्होंने रोल अटैक लेकर के आए, गांधी जी ने उसका अपोजिशन किया, अपोजिशन के जवाब में उनका भी अपोजिशन आया, उनके लिए फिर इन्होंने भी किया। उन्होंने लास्ट में आकर उन्हें कुछ नहीं दिखा, उन्होंने मार्शल लॉ वहाँ पर पास करा दिया। कहाँ पे पास हुआ था, ये था अमृतसर में, पंजाब में, राइट। मार्शल लॉ पास हो गया उस एरिया में स्पेशली, है ना। अब उसके लिए क्या रहता है, हमने लिखा हुआ है, एसोसिएशन इन विच आर्मी ऑफ ए कंट्री इंस्टीड ऑफ पुलिस कंट्रोल एन एरिया ड्यूरिंग द टाइम ऑफ ट्रबल, परेशानी के टाइम पे, प्रॉब्लम के टाइम पे सारी की सारी पावर किसके पास आ जाती, आर्मी के पास आ जाती, पुलिस के होते हुए भी। इसका जो कमांड दिया गया था गवर्नमेंट की साइड से, वो दिया गया था जनरल डायर। समझ रहे होंगे आप मेरी बात, जनरल डायर को भी आप अच्छे से जानते होंगे कि अब इसके बाद क्या होने वाला है। ये स्टोरी बिल्कुल चल रही है, बस अब जनरल डायर आ गया था, उसके पास क्या था, मार्शल लॉ था। कौन सा इंसिडेंस हुआ था, सही समझ गए, इंसिडेंस हुआ था जलियांवाला बाग मैसेकर, समझ गए। चलो अब हम पढ़ाएंगे इसके बाद आपको जलियांवाला बाग। सारी जितने भी जो इंसिडेंट्स हुए थे वो एक दूसरे के साथ और एक दूसरे के बाद होते चले गए थे, ठीक है। चलो आ जाते हैं जलियांवाला बाग मैसेकर, ठीक है। अच्छा, ये हुआ था 13 अप्रैल 19 को, और जो मूवमेंट सत्याग्रह गांधी जी ने जो स्टार्ट हुआ था वो हुआ था 6 अप्रैल को। सोचो 6 अप्रैल से शुरू हुआ और 13 अप्रैल को तो जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया। इसमें क्या हुआ, अभी हमने आपको बताया, मार्शल लॉ इम्पोज हो गया था, जनरल डायर उसका हेड बन गया था, ठीक है। अब और बहुत ज़्यादा सब मैंने मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था, ठीक है ना। सत्याग्रह का मूवमेंट बहुत तेज़ी के साथ बढ़ रहा था रॉलेट एक्ट के खिलाफ। तो क्या हुआ जलियांवाला बाग में, पीपुल जो लोग आए थे वहाँ पर, उस जलियांवाला एक बाग है ना, वहाँ पर लोग इकट्ठे हुए थे। बैसाखी सेलिब्रेट की जा रही थी, 13 अप्रैल है ना, बैसाखी का फेयर होता है, बैसाखी हो रही थी, सेलिब्रेट करने के लिए वो लोग वहाँ पर आए। और उन लोगों को बिल्कुल नहीं पता था कि मार्शल लॉ इम्पोज हो चुका है, या मार्शल लॉ होता क्या वो ये भी नहीं जानते थे। लोग वहाँ पर इकट्ठा हो गए, जनरल डायर को ये मौका मिल गया। उसने क्या किया, जो एग्जिट था उसको वहाँ से उसने
क्लोज करा, क्योंकि एग्जिट और जो एंट्री थी वो सेम एक ही उससे थी, तो उसको उन्होंने बंद करा दिया और जितने भी लोग अंदर इकट्ठे हो गए उन पर उसने गोलियां चलवा दी। तो हंड्रेड्स लोग, हंड्रेड्स मतलब 100 समझ रहे हैं आप, जितने लोग थे वहाँ पे सारे के सारे लोग वहाँ पर मारे गए थे, है ना। बाद में उसने स्टेटमेंट भी दिया था अपना कि उसने ये काम क्यों किया। उसने कहा कि मेरा काम था लोगों को एक उसमें टेरर पैदा करना, लोगों को डर पैदा करना कि वो जो जिस मूवमेंट की साइड जा रहे हैं ना, या फिर जो नेशनलिस्ट की फीलिंग उनके अंदर आ गई है वो ख़त्म कर दे, नहीं तो ऐसा ही होगा उनके साथ। ये उसने अपना स्टेटमेंट दिया था। इंसिडेंस हो गया। ऑब्वियस बात है इस इंसिडेंस के बाद जो रिजल्ट आने वाला था वो काफ़ी ख़राब आने वाला था। ये जो न्यूज़ थी बहुत तेज़ी के साथ, क्योंकि ये अमृतसर में हुआ है ना, अमृतसर से ये नॉर्थ इंडिया में के पोर्शन में बहुत तेज़ी के साथ ये न्यूज़ फैली, जैसे कि एक फॉरेस्ट फायर यानी कि वाइल्ड फायर होती, बहुत तेज़ी के साथ फैल गई। लोग सड़कों पर उतर गए, रैली निकल गई, स्ट्राइक हुई, बिल्डिंग को तोड़ दिया गया। तो पुलिस में और उसके बीच में काफ़ी क्लैशिंग हुई। क्लैशिंग होने के बाद, क्योंकि देखो उनके पास सब पावर थी, गवर्नमेंट के पास, ब्रिटिशर्स के पास पूरी पावर थी, तो इनका ब्रूटल रिप्रेशन लिखा उन्होंने। ब्रूटल रिप्रेशन मीन्स क्या होता है? ब्रूटल मीन्स होता है बहुत बर्बरता के साथ उन लोगों को दबाया गया, पकड़ा गया, मारा गया, सड़कों पर घसीटा गया, है ना। उनको उनसे ये कहलवाया गया कि नहीं हम जो कर रहे हैं वो गलत है, हम ऐसा नहीं करेंगे। माने वो जितना उनके साथ खराब काम कर सकते थे वो उन्होंने किया। किसने? ब्रिटिशर्स ने इंडियन के साथ। जो लोग इस मूवमेंट का हिस्सा थे उनको पकड़ पकड़ के बहुत बुरी तरह से, बहुत ज़्यादा बुरी तरह से उनको मारा पीटा गया। ठीक है, एक गांव में बॉम्ब गिरा दिया गया, वो गांव जो आज पाकिस्तान में पहुंच चुका है, अमृतसर का ही है, वहाँ पर। फिर ये सब कुछ देखते हुए कि बहुत ज़्यादा हो गया और वायलेंस बढ़ता ही जा रहा है, गांधी जी ने सत्याग्रह को कॉल्ड ऑफ कर दिया, यानी कि उन्होंने अपना जो दिया हुआ मूवमेंट था वो वापस ले लिया। इस तरीके से सत्याग्रह कॉल्ड ऑफ हो गया था। इतनी स्टोरी क्लियर हो गई। गांधी जी कॉल्ड ऑफ होने के बाद क्या आप क्या समझते हैं गांधी जी चुप बैठने वालों में से थे क्या? नहीं ना। जो फीलिंग एक बार आ गई थी वो फीलिंग इतनी आसानी से नहीं जाती है। ठीक है, आगे क्या हुआ? आगे गांधी जी को ये समझ में आ गया कि भाई मूवमेंट अब होगा, फिर से होगा, लेकिन अब क्या होगा? अब लोगों को एकजुट कर रहे हैं। भाई इंडिया इतना बड़ा और हम किस एक पोर्शन में कर रहे थे, आप समझ रहे हैं ना, दिल्ली टू पंजाब, हम इस वाले पोर्शन यूपी इधर साइड के पोर्शन पे हम कर रहे थे। तो हमको इसका मतलब सबको इकट्ठा कर लो। तो सबको इकट्ठा करने में यहाँ पे हिंदू और मुस्लिम की बात आ गई। शुरुआत से ये डिफरेंसेस कर रखे थे, कभी हिंदू एम्परर कभी मुस्लिम एम्परर, है ना। तो क्या हुआ? उन्होंने कहा कि नहीं, सिर्फ हिंदू से काम नहीं चलेगा, अगर हिंदू और मुस्लिम दोनों लोगों को एक साथ मिला लिया जाए तो मूवमेंट हमारा ज़्यादा पावरफुल हो जाएगा। और फिर ब्रिटिशर्स को किसी कोने में ये लगना स्टार्ट हो जाएगा कि भाई अब यहाँ से जाओ। ठीक है, ये बात गांधी जी के दिमाग में सेट हो गई। और जब गांधी जी दिमाग में जैसे सेट हुई कि हमको किसी भी तरीके से हिंदू और मुस्लिम को एक करना है, वहीं पर यहाँ पर शुरू हुआ एक खिलाफत मूवमेंट। खलीफा, है ना, मुस्लिम क्या जो हेड होते हैं ना उन लोगों को क्या कहा जाता है? खलीफा कहा जाता है। ठीक है, और अब हम चलेंगे खिलाफत मूवमेंट की साइड में। तो स्टार्ट करते हैं खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट से। अभी हमने जैसे अभी आपको बताया कि गांधी जी को पता समझ में आ रहा था कि भाई मूवमेंट क्यों फेल हो रहे हैं, क्योंकि एक तो हम एक पर्टिकुलर एरिया में चले गए थे और प्लस गांधी जी को समझ में आ गया था भाई यूनाइटेड नहीं है। खिलाफत नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट की बात करते हैं हम पहले कि ये खिलाफत वर्ड ये आया कहाँ से। देखो फर्स्ट वर्ल्ड वार खत्म हो रहा था। फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ कहाँ था? ये भी हमने आपको यूरोप में बताया था सारा। यूरोप में क्या हुआ? फर्स्ट वर्ल्ड वार एंड हुआ विद द डिफीट ऑफ द ऑटोमन टर्की। ऑटोमन टर्की यहाँ पर डिफीट हुआ था, माने इसका ऑटोमन का एम्परर होगा इसका मतलब, है ना। ऑटोमन जो एम्परर था वो मुस्लिम इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था, जिसे कहते हैं खलीफा। ठीक है, अब मतलब खलीफा यहाँ पर हार गया, ये बात ऐसे समझें, खलीफा यहाँ पर हार गया तो उनके साथ जो संधियाँ हुई यानी कि जो ट्रीटी हुई उसमें उनके सारे जितने भी जो पार्ट्स उनको दे रखे थे वो सारे पार्ट्स को वापस ले लिया गया। ठीक है, अब उधर पे उसको दिक्कत आने लगी क्योंकि वो पूरे इस्लामिक वर्ल्ड का हेड था। समझो, खाली हम ओटोमन की बात नहीं कर रहे इस टाइम पे, या फिर खाली हम यूरोप की बात नहीं कर रहे,
नहीं, हम ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम की बात कर रहे हैं। ऑल ओवर वर्ल्ड के मुस्लिम का वो हेड था जो डिफीट हुआ, तो समझो क्या हुआ। हाँ, मतलब एक तरीके से यहाँ पर पूरी तरीके से उसको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही थी कि ये मुस्लिम जो कम्युनिटी है वही पूरी तरीके से यहाँ पर ख़त्म हो जाए। उसको बचाने के लिए, उसको मतलब उसको क्या प्रोटेक्ट करने के लिए ये दो लोग यहाँ पर थे। एक तो था मोहम्मद अली एंड शौकत अली, दोनों भाई थे। तो उनके लिए टू डिफेंड द खलीफास टेम्पोरल पार्ट्स अ खिलाफत कमेटी वाज फॉर्म्ड इन बॉम्बे इन मार्च 1919। ठीक है, उसको बचाने के लिए, उसको टेम्पोरल पार्ट्स को बचाने के लिए एक खिलाफत कमेटी बनी थी यहाँ पर मुंबई में। वो भी कब बनी थी? मार्च 1919 में। गांधी जी को पता था कि ये बनी है, तभी तो गांधी जी के दिमाग में ये बात आई कि अगर हम इस कमेटी का साथ देते हैं, है ना, तो हिंदू और मुस्लिम दोनों लोग साथ में आ जाएंगे एक ही अम्ब्रेला के नीचे, तो हम ज़्यादा यूनाइटेड हो जाएंगे और ज़्यादा पावरफुल हो सकते हैं ब्रिटिशर्स के अगेंस्ट में। समझ गए मेरी बात को? तो मोहम्मद अली एंड शौकत अली एसोसिएट विद खिलाफत कमेटी डिस्कस यूनाइटेड एक्शन ऑन खिलाफत इशू। ये लोग क्या करते थे? खिलाफत इशू के जो एक्शंस होते रहते थे उसके बारे में डिस्कशन करते रहते थे। गांधी जी ने उनको साथ लिया और गांधी जी इस अपॉर्चुनिटी का पूरा फ़ायदा उठाया और उन सबको साथ में ले लिया। तो कलकत्ता सेशन हुआ था जो कांग्रेस का सितंबर 1920 में। तो गांधी जी स्टार्टेड नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट इन सपोर्ट ऑफ खिलाफत एज वेल एज स्वराज। समझ गए? खिलाफत मूवमेंट गांधी जी ने क्या स्टार्ट किया था? एक नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट स्टार्ट किया था। किसके लिए? खिलाफत मूवमेंट के लिए। खिलाफत मूवमेंट कह लो या उसको स्वराज भी कह सकते। स्वराज हमारे लिए, अगर हम ही हिंदू हैं तो स्वराज हमारे लिए, और खिलाफत अगर हम मुस्लिम हैं तो खिलाफत भी हमारे लिए। समझ गए? तो दोनों चीज़ें एक साथ आ गई यहाँ पे, खिलाफत एज वेल एज स्वराज, दोनों ही कुछ साथ में ले लिया जिससे हम यूनाइटेड हो सकें, हम नंबर ऑफ पर्सन हमारे पास ज़्यादा हो सके, पार हमारे पास ज़्यादा हो सके, क्योंकि यूनिटी इज स्ट्रेंथ, एकता में शक्ति होती है। समझ गए? खिलाफत मूवमेंट क्लियर हो गया होगा यहाँ पर। ठीक है, बस अब चलते हैं, स्टोरी आगे चलेगी और क्या क्या हुआ इसके साथ में। तो भाई खिलाफत मूवमेंट भी स्टार्ट हो गया। बात आ रही है बीच में नॉन कॉरपोरेशन। ये नॉन कॉरपोरेशन क्या है? देखो 99 में हिंद स्वराज बुक लिखी थी महात्मा गांधी ने, और उन्होंने ये बात बताई थी कि ब्रिटिशर्स इंडिया में इतने सक्सेसफुल क्यों हैं, क्योंकि उन्हें इंडियंस का ही साथ मिला। ठीक है ना, क्योंकि उन्हें इनका ही साथ मिला इसलिए वो इतने सक्सेसफुल है। तो अगर हम उनका साथ ना दें तो ऐसा हो सकता है, बिल्कुल पूरी तरीके से बंद कर दें कि विद इन 1 ईयर स्वराज वापस आ जाए। ये बात उनके दिमाग में आ गई। स्टार्ट हुआ नॉन कॉरपोरेशन। नॉन कॉरपोरेशन में शौकत अली ने इनका पूरा साथ दिया और इन लोगों ने क्या कहना शुरू किया, आप ब्रिटिशर्स को नॉन कॉरपोरेशन, उनका किसी भी तरीके से कोई भी सहयोग ना दें। सहयोग देना मतलब उनकी दी हुई नौकरी नहीं करनी, पुलिस में हो, डिफेंस में हो, किसी में भी, स्कूल में उनके स्कूल हैं जो, उसमें हम अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए नहीं भेजेंगे। उनके बनाए हुए जो प्रोडक्ट हैं हम उनको यूज़ नहीं करेंगे। यहाँ पर जो टाइटल या जो अवार्ड उन्होंने हमको दिए वो भी सारे उनको वापस कर देंगे। यानी पूरी तरीके से उनकी चीज़ों का हमको बॉयकॉट करना है। बॉयकॉट मीन्स क्या होता है? पूरी तरीके से बहिष्कार करना, हमें वो यूज़ ही नहीं करना। जो उन्होंने दिया है वो हमें सब वापस करना है। अगर कपड़े भी हैं उनके उस वो बनाए हुए तो वो भी हमको, तभी खूब सारा सामान, और ये अच्छे से चला था। उसके लिए काफ़ी काम किया उन दोनों ने मिल करके और इस मूवमेंट को खूब अच्छे से बाहर आगे किया। मैंने करना चाहा, लोगों को इसके बारे में अवेयर किया। अभी मूवमेंट स्टार्ट नहीं करना है। फिर क्या हुआ? कुछ लोगों ने तो साथ दिया, कुछ लोगों ने कहा कि नहीं, ऐसा करने से वायलेंस बहुत बढ़ेगा, क्योंकि पहले देख चुके हैं कि कितना वायलेंस हुआ था। अमृतसर में देख ही चुके थे क्या क्या हो गया था। तो डर गए थे लोग, है ना। लोगों ने कहा कि नहीं भाई, वायलेंस बहुत बढ़ेगा। अब कुछ तो इनके साथ थे, कुछ इनके खिलाफ थे। कांग्रेस जो इनकी एक पार्टी बनी हुई थी उसमें ही आपस में मतभेद हो गए। हार के लास्ट में आकर के, समर के टाइम पे ये शुरू हुआ था, 1920 की बात बता रहे हैं, और दिसंबर आते आते जब नागपुर का सेशन हुआ कांग्रेस का दिसंबर 1920 में,
तो एंडेड विद द कॉम्प्रोमाइज हो गया था एडॉप्शन ऑफ नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम, कि नहीं भाई आएगा ही आएगा। कॉरपोरेशन कॉम्प्रोमाइज किया कि हम एडॉप्शन करेंगे, नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट अब आएगा इंडिया में। इसको शुरू कराने में मैंने इतनी सारी प्रॉब्लम लग गई थी कि अगर हम ये कहते हैं कि 1920 के तकरीबन समर के टाइम पे, यानी कि हम बात कर सकते हैं मई और जून के टाइम पर ये गांधी जी के उसमें आ गया था और उन्होंने इसके लिए काम भी शुरू कर दिया था, लोगों से कहना शुरू कर दिया था, क्योंकि भाई उस टाइम पे इतने कम्युनिकेशन तो थे नहीं। जैसे इस टाइम की बात करते तो हमें एक फ़ोन पे हम पूरे उसको बता सकते हैं कि हम ये चाहते हैं, ऐसा नहीं था। वर्ड टू वर्ड और पर्सन टू पर्सन हमको बात करनी पड़ती थी यहाँ पे। तो उन्होंने धीरे धीरे स्टार्ट कर दिया था, ठीक है, शौकत अली ने पूरा इसमें उनका सहयोग दिया था। और लेकिन भाई कांग्रेस में आपस में मतभेद हो गए थे तो वो लोग सहमत नहीं थे, लेकिन आखिर में आकर के दिसंबर 1920 में नागपुर सेशन में, भाई ये आपको याद करने होंगे और ये आपके मैप में भी काम आएगा, नागपुर सेशन में कांग्रेस के यहाँ पर ये कॉम्प्रोमाइज़ हो गया और लोग तैयार हो गए कि ठीक है नॉन कॉरपोरेशन प्रोग्राम को यहाँ पर अडॉप्ट कर दिया जाएगा और अब आएगा आपका नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट। नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट, अब उसे पढ़ने के लिए आपको मेरे नेक्स्ट वीडियो का वेट करना पड़ेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप इसको रिवाइज करें। इससे रिलेटेड जो भी क्वेरीज हो वो आप मुझे डेफिनेटली पूछ सकते हैं। नोट्स आपको बहुत जल्दी मिल जाएंगे, आप अपने पर्सनल नोट्स भी बना सकते हैं। ओके चिल्ड्रन, देन टेक केयर, गुड बाय।